हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेस लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेस को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेस पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेस हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबर की। आज की ताजा खबर में डेफिनेटली हम इंडियन मार्केट्स के साथ ही शुरुआत करेंगे। रीजन बिकॉज कल जो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला जो इन्फ्लेशन हुए वो नंबर आ चुका है। मतलब रिटेल इन्फ्लेशन इज एट 7.8%। आरबीआई का जो कंफर्टेबल लेवल है रिटेल इन्फ्लेशन का दैट इज 4 to 6%। सो कंसिक्यूटिवली कंटिन्यूअसली 4 महीनों में ये लेवल ब्रीच होता हुआ नजर आ रहा है। 6% के ऊपर 3 महीने वो रहा और इस महीने तो ये 7.8% तक जा चुका है। और ये जो इन्फ्लेशन है ये ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन नजर आ रहा है। इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कैटेगरी। ये फ्यूल प्राइसेस बढ़ने की वजह से फिर वो फूड रिलेटेड इन्फ्लेशन भी उतना ही बढ़ रहा है। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो जहां पे बढ़ जाता है उसका इंपैक्ट डेफिनेटली हर एक चीज पे होगा जो चीजें ट्रांसपोर्ट होती है। एंड दिस इज द करंटली दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर हैविंग। और उसी को कंट्रोल करने के लिए शायद आने वाले समय में आने वाले 2 से 3 पॉलिसी मीटिंग्स में, एमपीसी मीटिंग्स में जो रेट हाइक्स हो सकते हैं वो एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स तक के रेट हाइक्स हो सकते हैं। एटलीस्ट द नंबर्स जो 10 ईयर जीसेक यील्ड हमें वही सजेस्ट कर रहा है कि काफी एग्रेसिव रेट हाइक्स आरबीआई की तरफ से लिए जा सकते हैं। इवन क्रिसिल की भी जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने भी यही बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन द 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक एक्सपेक्टेशन हमने यहाँ पे करनी ही चाहिए आरबीआई की तरफ से। और ये जो चीजें हैं बाकी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इंडिया से बाहर निकलना, देन क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंपोर्ट भी का बिल और बढ़ना, उसी का इंपैक्ट रुपी पे फिर से एक बार होता हुआ नजर आ रहा है। कल रुपी ने फिर से एक बार नया ऑल टाइम लो टच किया। $77.63 77.63 रुपीज इज इक्वल टू $1। अब यहाँ पे उसके बाद आरबीआई ने कुछ कंट्रोल किया इस वोलेटिलिटी को, इंटरवेंशन किए एंड देन 20 पैसे से डॉलर जो है वो थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ। मतलब 77.63 के कंपैरिजन में डॉलर 77.43 तक बंद हुआ। सो रुपी डिप्रिसिएशन अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न नजर आ रहा है और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड लेवल पे इंटरवेंशंस जरूरी होंगे वो आरबीआई करता रहेगा ऐसा लग रहा है। अब यूएस मार्केट्स की तरफ चलते हैं। कल यूएस मार्केट्स फ्लैट टू निगेटिव काइंड ऑफ बंद हुए हैं। सो डाउ जोन्स जो था वो 0.33% से डाउन था एंड नैस्डैक ये जो इंडेक्स है वो 0.06% से ऊपर था। मतलब फ्लैट टू निगेटिव काइंड ऑफ मूवमेंट रही कल यूएस में। अच्छा खासा करेक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जो नैस्डैक ये इंडेक्स है वो मोर देन 27-28% करेक्ट हो चुका है। बहुत ही बड़ा यहाँ पे फॉल हमने इनके इंडाइसेस में देखे हैं। स्टॉक्स लाइक अल्फाबेट वगैरह अगर हम देखते हैं गूगल, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 38-39% का फॉल फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाइज और 52 वीक हाइज यहाँ पे हमने देखा है। सो डेफिनेटली पेसिमिज्म वहां पे ज्यादा है बिकॉज द काइंड ऑफ लिक्विडिटी जो क्रिएट हुई थी और जो लिक्विडिटी स्पेकुलेटिव एसेट्स में यानी कि इक्विटीज में आई थी। यस, आई एम सेइंग स्पेकुलेटिव एसेट्स इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर ह्यूज फ्लोज अगर मार्केट में आते हैं तो डेफिनेटली स्पेकुलेशंस ही ज्यादा बढ़ते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट कि दिस वाज मतलब इक्विटी वाज अ स्पेकुलेटिव एसेट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम जब से इन्होंने ये क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की थी इन पैंडेमिक और ड्यूरिंग पैंडेमिक। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। ब्रेंट क्रूड के अगर प्राइसेस हम देखते हैं तो $107 पर बैरल पे अभी वो चल रहे हैं। कल भी वही प्राइसिंग थी। नो न्यू न्यूज ऑन दिस फ्रंट। यूएस की 10 ईयर जीसेक यील्ड की अगर हम बात करेंगे तो 2.86% तक वो नीचे आई है, फ्रॉम 2.89% टू 2.86%। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सही वही निकलता है कि एलोकेशन टुवर्ड्स 10 ईयर जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये फिर से एक बार बढ़ा है। डिमांड ऑफ जीसेक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उस टाइम पे वो यील्ड्स जो है वो थोड़ी सी नीचे आती है। ऑब्वियसली है ना, जो सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ेगी उस सिक्योरिटी में यील्ड कम होगी। एक्सपेक्टेशंस जो थे, एंड दैट्स हाउ द डिस्काउंटिंग हैपेंस सो फास्ट।
सो फ्रॉम 0.5% टू 3.17%, ये जो जर्नी है यूएस के 10 ईयर जिसे गिल्ड की, वो बहुत फास्ट थी। एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिसी रेट हाइक्स थे, उसकी वजह से ये ऊपर गए थे। कहीं ना कहीं ये 3% के पास कंसोलिडेट होती हुई नजर आ रही है। सो लेट्स सी, देखेंगे क्या क्या होता है। इंडिया की 10 ईयर जिसे गिल्ड कल 0.03% से ऊपर गई है एट 7.24%। अब इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आए हैं उसका इंपैक्ट जो है वो आज हमें पता चलेगा, बिकॉज कल जब जीसेक की ट्रेडिंग बंद हुई थी दैट वाज एट 7.24%। आज 10 ईयर जीसेक यील्ड शायद इन्फ्लेशन के नंबर्स को रिएक्ट कर सकती है। देखेंगे क्या एग्जैक्टली होता है। एक नया पैरामीटर भी इंक्लूड करने की कोशिश हमने यहाँ पे की है इस वीडियो में, एंड दैट इज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का ही बात करेंगे। सो करेंटली दिस रेशियो इज एट 103%। मैं जीडीपी जो कंसिडर कर रहा हूं वो FY22 का लास्ट क्वार्टर का भी एस्टिमेशन पकड़ के यहाँ पे आप लोगों के सामने ये नंबर में सजेस्ट कर रहा हूं 103%। सो जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे तो हम फिर से एक बार उसे अपडेट करेंगे। सो करेंटली ऑन एन एवरेज जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो रहा है वो 75 to 80% का रहा है, तो उसके कंपैरिजन में वी आर ऑलमोस्ट 25% अप। अब जिस तरीके की लिक्विडिटी क्रिएट हुई है ओवरऑल वर्ल्ड में, प्लस जो ऑल्टरनेटिव्स थे वो इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, एंड दैट्स व्हाई ये प्रीमियम वैल्यूएशंस इक्विटी एंजॉय कर रहा था। नाउ वी विल हैव टू सी वेदर देयर विल बी मोर प्राइस करेक्शंस और टाइम करेक्शन। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस करेक्शंस अच्छे खासे हो चुके हैं। इवन इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं, सेंसेक्स एंड निफ्टी आर डाउन बाय 15% फ्रॉम देयर पीक। ऑल टाइम हाइज लेवल की अगर हम बात करेंगे तो 15% से ये दोनों इंडाइसेस नीचे आ चुके हैं। निफ्टी 50 का पी रेशियो तो अब 20 के नीचे भी जा चुका है। यस, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, कंसोलिडेटेड अर्निंग्स के हिसाब से ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। और अगर सेंसेक्स के पी रेशियो की मैं बात करता हूं, सो दैट नंबर इज एट 21.83। सो ओवरऑल द काइंड ऑफ लेवल्स वी हैव सीन, मतलब जब स्टैंड अलोन अर्निंग्स थे सो 40 के ऊपर भी हमने निफ्टी का पी रेशियो देखा था। नाउ अगर उसमें 20-25% का इफेक्ट वो हटा देते हम स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का, तो फिर भी निफ्टी का जो पी रेशियो है मुझे लगता है 22-23 के बीच में होता, अगर स्टैंड अलोन अर्निंग्स की ही कंसिडरेशन हम यहाँ पे करते तो। सो लेट्स सी, देखेंगे कैसे कैसे ये चीजें डेवलप होती है। डेफिनेटली कंपेयर टू अर्लियर लेवल्स अर्निंग्स इंप्रूव हो चुकी है एंड मार्केट्स भी करेक्ट हो चुके हैं। सो मतलब प्राइस नीचे आ चुकी है, अर्निंग्स ऊपर जा चुकी है, एंड दैट्स हाउ पी लेवल्स अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो सकता है आने वाले समय में। बहुत सारे महानुभाव है जो इसको नहीं मानेंगे। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, नो प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द पैरामीटर्स वी आर सजेस्टिंग। We are not saying no, this is the parameter you need to look at. This is one of the parameters one needs to consider. Then नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने Q4 के अपने नेट लॉसेस को थोड़ा सा नैरो डाउन किया है एट 992 करोड़ रुपीस। अब थिंग्स हैव स्टार्टेड इंप्रूविंग, कॉस्ट कटिंग मेजर्स हो या फिर यूरोप के बिजनेस की नॉर्मलसी हो, यूएस के बिजनेस की नॉर्मलसी हो। दो चाइना में प्रोडक्शन रिलेटेड इश्यूज अभी भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन साइड से। रशिया से सेल बंद हो चुका है, 2.5-3% का वो कंट्रीब्यूशन होता था। तो ये सारी चीजें आर प्लेइंग आउट, बट स्टिल कंपनी इज ट्राइंग रियली हार्ड। अगर ईवी का पेनिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो 7.4% पे ईवी का पेनिट्रेशन जा चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर स्टैंड अलोन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इंडिया बिजनेस की, तो प्रॉफिटेबल है बिजनेस, नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, बट ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बहुत कम है कंपेयर टू द ग्लोबल बिजनेस टाटा मोटर्स इज हैविंग। सो लेट्स सी कि कैसे चीजें डेवलप होती है। स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर का चिप का जो शॉर्टेज है वो कैसे फुलफिल होता है, एंड जो कॉस्ट कटिंग मेजर्स उन्होंने डिक्लेयर किए हैं इन देयर जेएलआर बिजनेस, तो वो कैसे होते हैं। दोज आर गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग थिंग्स टू वॉच। आई विल स्टिल से कि ईवी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, और उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में बहुत ही बढ़िया अर्ली मोर एडवांटेज एंड स्ट्रांग पोजीशन टाटा मोटर्स ले चुका है। आई स्ट्रांगली फील टाटा मोटर्स विल ऑलवेज बी एट अ पोल पोजीशन इन ईवी बिजनेस, स्पेसिफिकली इन इंडिया। टीपीजी का जो इन्वेस्टमेंट है वो आधा आ चुका है, 3,750 करोड़ रुपए का, और बचा हुआ भी आने वाले समय में वो आ जाएगा। सो वहां पे
जहां कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फुलफिल की जा रही है फ्रॉम द टाटा ग्रुप। सो इट्स अ गुड थिंग। अगर टाटा ग्रुप की ही बात कर रहे हैं तो एयर इंडिया के नए सीईओ के बारे में भी बात करेंगे। मिस्टर कैम्बेल विल्सन, न्यूजीलैंडर है ये, तो वो एयर इंडिया के सीईओ बनने वाले हैं, नए सीईओ। सो वो पहले सिंगापुर एयरलाइंस के साथ थे। अब वो मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी बोल के उन्होंने वहां पे ज्वाइन किया था और वहीं पे वो अभी तक काम कर रहे थे। अभी स्कूट नाम की उनकी जो सब्सिडरी है, जो मतलब थोड़ा अफोर्डेबल ट्रैवल, एयर ट्रैवल में वो है वो ज्यादा, तो वहां के वो सीईओ थे, तो अभी वहां से वो एयर इंडिया में आने वाले हैं। सिंगापुर एयरलाइंस, विस्टारा, इस कंपनी में स्टेक है उनका। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फ्रिक्शन होगा। सो आई थिंक इट विल बी अ जॉइंट डिसीजन फ्रॉम बोथ द कंपनीज कि जहां मिस्टर कैम्बेल विल्सन इज कमिंग टू टाटाज एयर इंडिया। सो देखते हैं कि कैसा उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आता है टाटा के एयर इंडिया में। हम बात करते हैं एलएनटी की। तो एलएनटी का जो Q4 का नेट प्रॉफिट ऊपर गया है कंसोलिडेटेड, दैट इज अप बाय 8%, और नंबर है 4,138 crore rupees. The best part about L&T is their order book. Order book is at all-time high, 3,57,000 crore rupees की ये order book है. Why order book is important? You know what were the total revenues of L&T in last year? Those were 1.5 lakh crore rupees. तो इसका मतलब अराउंड 2 से 2.5 साल की रेवेन्यू की विजिबिलिटी यहाँ पे L&T के पास अवेलेबल है, और ये कोई चुप नहीं बैठने वाले हैं आने वाले समय में। दिस पर्टिकुलर नंबर, द ऑर्डर बुक नंबर विल कीप ऑन ग्रोइंग। 27% ऑफ दीज ऑर्डर्स जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। ट्रू एमएनसी कंपनी मुझे लगता है लार्सन एंड टुब्रो है, प्लस उनकी सब्सिडरीज भी अभी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है। एलटीआई और माइंट्री का मर्जर की भी न्यूज हमने देख ली है। सो आई थिंक this particular group is मतलब worthy group है to keep on radar. So not a direct suggestion to invest or recommendation, but definitely you should watch L&T group very closely, how things are improving in that particular company. अब हॉटस्टार के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्वार्टर में 4 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स इन्होंने ऐड किए हैं, एंड थैंक्स टू IPL। आप लोगों ने देखा है ना कैसे अमेजॉन हो या फिर सोनी हो या फिर रिलायंस हो, ये कैसे IPL के राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। हॉटस्टार एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म नजर आ रहा है कि जो नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं कर पा रहे थे वो हॉटस्टार कर रहा है। सो मोर डिमांड फॉर दिस प्लेटफॉर्म। अब देखेंगे ये बैटल कैसे कहां तक जाती है, कैसे होता है, बट डेफिनेटली IPL हैज एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू। अब काम ये मेन चीज है कि सब्सक्राइबर लाना। अब उस सब्सक्राइबर को रोक के रखने के लिए यू नीड टू क्रिएट न्यू कंटेंट, एंड वहां पे सारे चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को। हमने देखा है सोनी में लास्ट ईयर जब स्कैम 1992 ये प्रोग्राम आया था, तो मैंने सुना था 2 करोड़, कितने 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड हुए थे सोनी लिव में। उसके बाद कैसे वो ग्रुप नई चीजें ऐड करके लोगों को रोकता है, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच। सो देखेंगे। बाकी एयरटेल के बारे में बात करते हैं। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी का, आज बिजनेस स्टैंडर्ड में वो इंटरव्यू आया है, एंड उन्होंने काफी सही मतलब चीजें बोली है इंडस्ट्री के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट उन्होंने किया है कि नाउ आवर इंडस्ट्री इज 2.5 प्लेयर्स। तो मतलब वोडाफोन आइडिया, बिकॉज जो सिनर्जीज प्ले आउट नहीं हो पाई ऐसा लग रहा है from an MNC culture to an Indian culture, so things are losing out, and that's why they have considered Vodafone Idea as half company. अब देखेंगे कि क्या वो half company फिर से एक पूरी कंपनी बन पाती है, या फिर from 2.5 players we will go down to 2 players. So let's see, time will tell. So he said Airtel is very strong and battle hardened. I think जिस तरीके से उन्होंने बैटल फाइट की है, फिर वो बहुत सारे प्लेयर्स जब आए, जब 2G के ऑक्शंस के बाद, तो वो एक कंपटीशन था, देन वो निकल गए, बट डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो उसको मतलब कंट्रोल करना था। फिर AGR ड्यूज वाला इशू आया। इन दैट इंटरव्यू ही सेड दैट कि ये जो AGR की बैटल हम हारे सुप्रीम कोर्ट में, इट वुड हैव बीन बेटर अगर हम 2004-05 में जो हाई कोर्ट में बैटल जीते थे वहीं हार जाते, और वहीं अगर हम पैसे दे देते, तो इट वुड हैव बीन अ बेटर थिंग टू डू, ऐसा उन्होंने कहा है।
बिकॉज उसके बाद जो 4-5 हजार करोड़ रुपए पे करने थे उसको अल्टीमेटली 43,000 करोड़ रुपीस तक का पेमेंट उनको करना पड़ा. सो इट बैकफायर्ड बिग टाइम. इंटरेस्ट तो लगा ही लगा, पेनाल्टी भी लगी उसके चक्कर में. So all those things actually turned out very negative, but those were the hard times. They battled it, बहुत बढ़िया तरीके से battle की, and now they are very strong to go ahead. और उनका जो फोकस है अभी डिजिटल इनिशिएटिव्स पे वो बहुत ज्यादा है. एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कमेंट भी किया उसमें कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं फॉर दिस इंटरनेट एंड डिजिटलाइजेशन ऑल दोस थिंग्स, एंड अल्टीमेटली जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है या फिर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, गूगल, दे आर मेकिंग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आउट ऑफ इट. सो आई थिंक बहुत ही सूचक विधान था ये, ऐसा मुझे लगा एयरटेल की तरफ से. एंड नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू बाय गिविंग वैल्यू एडेड सर्विसेज टू द कंज्यूमर. सो देखते हैं क्या क्या ऑफर्स यहाँ पे मिलते हैं लोगों को. सॉफ्ट बैंक के बारे में बात करेंगे. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में नेट लॉस उन्होंने दिखाया $13 बिलियन का, और उन्होंने बोला है कि नाउ टेक्नोलॉजी वाले कंपनीज में हम थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे इन्वेस्टमेंट्स का. अरे भाई, जब जरूरत है तभी तो करना है ना. सो मतलब जो यूफोरिया होता है ना वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर में नहीं होता. वो फोमो जो होता है ना, इतने बड़े इन्वेस्टर्स में भी होता है सॉफ्ट बैंक जैसे, कि जब मतलब सपोर्ट अभी तो चाहिए ना स्टार्टअप्स वगैरह को या नए टेक्नोलॉजी कंपनीज को. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सेइंग नो नो नो, वी आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट. सो दिस इज द वर्स्ट पार्ट अबाउट इन्वेस्टिंग. Now we'll talk about IDFC First Bank. So Mr. V वैद्यनाथन जी का भी एक इंटरव्यू आया है आज, बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, सो जरूर देखिएगा. तो उन्होंने बोला है कि कैसे वो कॉस्ट टू इनकम रेशियो को कम करने वाले हैं, एंड दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू इंप्रूव देयर मार्जिन्स आल्सो इन कमिंग डेज. सो अभी कैसा है कि 76% का उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है. अगर हम बड़े बैंक्स की बात करेंगे तो 40 से 50% के बीच में यह नंबर होता है. सो यहाँ बहुत ज्यादा है अभी भी. क्यों? बिकॉज नई ब्रांचेस डाल रहे, नए एटीएम्स डाल रहे, न्यू कस्टमर एक्विजिशन के लिए इनिशिएटिव्स ले जा रहे, नए एम्प्लॉय स्टाफ वगैरह है, तो डेफिनेटली एडेड कॉस्ट है उनके पास. So धीरे this cost will go down and the margins, overall profitability will increase. Next 3 years are going to be very good, ऐसा उनका कहना है. So देखेंगे, we'll keep on analyzing things regarding IDFC First Bank also. So आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. So next वीडियो में मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.